नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजनीतिक पार्टियों को आयकर से छूट के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बताया सरकार का नीतिगत मामला, कहा नहीं होता संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर नोटबंदी से जुड़े अहम दस्तावेज हटाने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी कर रही है डर की राजनीति, सरकार ने किया जन समर्थन का दावा। सहारा बिरला डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री को राहत। कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी मुद्दा, याचिका खारिज होने को आम आदमी पार्टी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। तिरंगे के अपमान पर अमेजॉन कनाडा को सख्त चेतावनी। भारत ने कहा बिना शर्त मांगे माफी, नहीं तो रद्द होगा वीजा, बाजार से उत्पाद वापस लेने की मांग। सर्द हवाओं की चपेट में उत्तर भारत। शिमला में ठंड के चलते अब तक 10 की मौत। अगले 4 दिन में भारी बर्फबारी का अनुमान। दिल्ली में 2.3 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आयकर कानून के दायरे से अलग रखने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार पर निर्भर है कि वो किसे आयकर से छूट दे और किसे नहीं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो लोगों से फंड जुटाते हैं। शासन और कानून बनाने में उनकी भागीदारी होती है। पीठ ने यह भी कहा कि कृषि से आमदनी को आयकर कानून से दूर रखा गया है, तो राजनीतिक दलों को भी आयकर कानून से दूर रखा जा सकता है। वहीं नोटबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। जन वेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल नोटबंदी समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सोच डराने वाली रही है। उन्होंने जनता से मौजूदा हालात से डरने की बजाय उसका सामना करने की बात कही। तो ये दो फिलॉसफीज की लड़ाई है। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को डरो मत का नारा दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सोच हमेशा से डराने वाली रही है और कांग्रेस डर मिटाने का काम करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ डर की विचारधारा का मुकाबला करने को कहा। साथ ही बीजेपी पर राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। And people say, well, demonetization was a bad decision. For the first time in our history, a Prime Minister of India is being ridiculed the world over. नोटबंदी की आलोचना करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी फैसला बताया। डिमोनेटाइजेशन का मैसेज क्या है, मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 2.5 साल के दौरान एनडीए सरकार की परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन का वादा तभी पूरा होगा जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। जन वेदना सम्मेलन को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी से देश को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के मोदी सरकार के दावों को खोखला बताया और कहा कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 8 नवंबर की कैबिनेट बैठक को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को तबाही बताते हुए कहा कि इससे रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। What a disaster this demonetization move was. It has hurt the country very badly. The things
have gone from bad to worse in the last 2 months, but I venture to think that the worst is yet to come. कि अब दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम ये नोटबंदी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी के फैसले की कमियों का जिक्र किया और उन्होंने 8 नवंबर की कैबिनेट बैठक को लेकर भी सवाल उठाए। The RBI could not have recommended remonetization. How is the cabinet waiting? RBI's recommendation comes to the cabinet. And I'm going to tell you something. According to the records that we have been able to access so far, there is no record of a cabinet meeting. एक ऐसी सरकार सत्ता में है कि जिनके लोगों में एक अहंकार है, एक घमंड है, और जैसे समझ रहे हैं कि सत्ता में आए हैं तो कभी सत्ता से जाएंगे ही नहीं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के मुद्दे पर एक बुकलेट भी जारी की और नोटबंदी की वजह से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी के मुद्दे पर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। ये ऐसी आलोचना करना, कुछ ना कुछ बेकार आरोप करना, उसमें कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द स्कैम इन दिस? देयर इज नथिंग। दिस इज ओपनली डन, ट्रांसपेरेंट, एंड देन एवरीबॉडी हैज बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर द मनी दे हैव। Where is the scam? The Congress party is worried about the growing popularity of Shri Narendra Bhai Modi. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने नोटबंदी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर कोलकाता और दिल्ली में प्रदर्शन किया। पार्टी ने मामले में राष्ट्रपति से दखल की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी से जुड़े अहम फाइलों को हटाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद दोनों सदनों के करीब 30 सांसद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने नोटबंदी से लोगों को हो रही दिक्कतों के मामले में राष्ट्रपति से दखल की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। साजिश चल रहा है और सीबीआई को कॉन्स्पिरेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया, जिस साजिश में नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को कष्ट दिया जा रहा है। That the hard-earned money on which tax has been paid, the withdrawal restrictions have been in place now for over 2 months. Why can't the citizens of India draw their own money from the banks? Why is this happening? उधर कोलकाता में रिजर्व बैंक के बाहर हुए धरने में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर नोटबंदी से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब करवाने का आरोप लगाया। चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी के 2 सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस घोष को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को एक अन्य नेता कुणाल घोष से सीबीआई ने 12 घंटे तक पूछताछ की। टीएमसी ने कुछ दिन पहले भी दिल्ली में प्रधानमंत्री दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी। संसद के बीते सत्र के दौरान भी टीएमसी नोटबंदी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत की विकास दर के अनुमान में कमी की है। बैंक के मुताबिक अब यह दर 7.6% के बजाय 7% रह सकती है। विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमानों में कमी का मुख्य कारण नोटबंदी को बताया है। हालांकि बैंक ने सरकार के कदम को सुधार का नाम दिया है। उसके मुताबिक किसी भी सुधार का छोटी अवधि की विकास दर पर असर पड़ता है, लेकिन आगे चलकर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बैंक को आशा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, निवेश और खपत बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में विकास दर रफ्तार पकड़ सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर इस साल से दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि इसके समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल से जीएसटी लागू करने की कोशिश हो रही है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पारदर्शी होगी और जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। This itself is going to increase the transactions which are covered within the banking system,
transactions which can lead to higher revenues in the future, make us more compliant and give us a cleaner and a bigger economy itself. वित्त मंत्री ने एनडीए सरकार के आर्थिक फैसलों की बात भी की। उन्होंने बड़े बदलावों के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन देन और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। जो अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होगा और उससे जो इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा, वो और जीएसटी दोनों का मिलके जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का और विकास दर को और आगे बढ़ाने की क्षमता इन दोनों कदमों में काफी बड़ी मात्रा में है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से जुड़े अधिकतर लंबित मुद्दों को सुलझा लिया गया है और बाकी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहारा बिरला डायरी मामले की जांच से जुड़ी याचिका खारिज होने पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही अब जनता की अदालत में तय होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रैलियों में इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बार निशाना साध चुके हैं। बुधवार को कोर्ट ने प्रधानमंत्री को राहत देते हुए एक एनजीओ की तरफ से दायर जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ठोस सबूतों की कमी है, जिसके चलते जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान सहारा के ऑफिस से एक डायरी मिली थी, जिसमें कथित रूप से 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और मुख्यमंत्रियों को घूस देने की जानकारी थी। एनजीओ के याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने याचिका खारिज होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और इससे ये जो एक बादल इन लोगों का जिनका नाम उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, जिनको ये पेमेंट्स रिसीव हुए, उनके ऊपर से बादल हटेगा नहीं। बीएसएफ जवान वीडियो मामले में बल के महानिदेशक के शर्मा ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में दिखाई हुई दाल डिब्बा बंद थी, जबकि पराठा यूनिट की मेस में ही बना था। इस बारे में पूरी रिपोर्ट बीएसएफ आज सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी को ही बीएसएफ को ये रिपोर्ट 24 घंटे में देने को कहा था। बीएसएफ ने रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की अंतरिम रिपोर्ट में तेज बहादुर यादव के वीडियो पोस्ट करने के बाद उठाए गए कदमों का जिक्र है। गृह मंत्रालय से कहा गया है कि एक अतिरिक्त महानिदेशक और डीआईजी स्तर के अधिकारी को जवानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा गया है। बीएसएफ के मेडिकल निदेशालय की एक टीम भी इस काम में उनके साथ लगाई गई है। ये सभी जवानों को दिए जा रहे भोजन के अलग अलग मापदंडों पर पड़ताल करेंगे। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। आतंकवादियों का सुराग मिलते ही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक बेतार नाला के पास मंगलवार को 2 आतंकवादियों का पता चलने पर यह कार्रवाई की गई। इससे पहले अखनूर में 9 जनवरी को जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकवादियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया था जब पहरे पर तैनात सिपाही अपनी ड्यूटी में बदलाव कर रहे थे। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। विदेशी चंदा लेने वाली सभी एनजीओ को गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन जानकारी देने के लिए कहा है। आदेश के मुताबिक अपने अकाउंट की जानकारी नहीं देने पर गृह मंत्रालय एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एनजीओ में विदेशी चंदे का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। नए नियम के मुताबिक जिन एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर विदेशी चंदा लेने के लिए मंजूरी मांगी है, उन्हें साल 2014-15 की सालाना रिटर्न फिर से ऑनलाइन भरनी पड़ेगी।
पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में टीएमसी दफ्तर पर गोलीबारी में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि 3 कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिंदापुर मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज चल रहा है। नकाबपोश हमलावरों ने कल खड़गपुर में टीएमसी कार्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह बम फेंके और गोलियां चलाईं। वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इस बीच टीएमसी ने इस मामले में बीजेपी नेताओं की भूमिका की जांच की मांग की है, तो बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बीजेपी पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल रात बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के दूसरे सदस्य शामिल थे। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से बीजेपी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी पर गठबंधन सहयोगी अकाली दल को अपने उम्मीदवार उतारना है। गोवा विधानसभा की 40 सीटों में सहयोगी दलों के लिए कुछ सीटें छोड़कर ज्यादातर पर बीजेपी अपनी उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों का नाम तय करने को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की 15 जनवरी को बैठक हो सकती है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं। चुनाव आयोग ने पहले दिन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राजनीतिक पार्टियों ने आयोग के सामने कई शिकायतें की और उन पर कार्रवाई की उम्मीद जताई। आयोग आज जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। भगवंत मान जो सभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि अब हमारे अकालियों के डले मारो, अब डलों की ब्लैक होगी, अब जो कोई मांगने जाएगा तो उसको ये बोलेगा कि मेरे पास तो डले कम हैं, मेरे को तो और चाहिए। ये इस तरह का माहौल पंजाब नहीं चाहता। तो ये वॉयलेंस भड़काने वाला जो वातावरण कांग्रेस और खास करके आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे हैं, इस विषय को लिया है और उसमें भगवंत मान जिन्होंने डले मारने पत्थर मारने की बात कही है उनके संज्ञान में लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पे एक्शन लेगी। हमारा जो फोकस था वो ये फोकस था कि किसी भी तरीके की गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल जो अगर रूलिंग पार्टी करती है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से वो एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात हमने जो है की है कि कोई भी ऐसी स्कीम और कोई भी ऐसा प्रलोभन सरकार जो सत्ता में है और जो पार्टीज हैं वो लोगों को ना दें। कुछ और अहम खबरें। भारत ने कनाडा में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की साइट पर तिरंगे वाले पायदान बेचे जाने को लेकर कड़ा एतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेजॉन कनाडा से तुरंत इसकी बिक्री रोकने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा कि कंपनी को तुरंत तिरंगे का अपमान करने वाले सभी उत्पादों को हटाना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत कंपनी अधिकारियों को वीजा नहीं देंगे और पहले से जारी वीजा को भी रोक लिया जाएगा। विदेश मंत्री ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग से मामले को तुरंत अमेजॉन कनाडा के शीर्ष अधिकारियों के सामने उठाने के निर्देश भी दिए हैं। अतुल भोबे नाम के एक शख्स ने सुषमा स्वराज को ट्वीट करके कनाडा में बिक रहे इस डोरमैट के बारे में जानकारी दी थी और विदेश मंत्री से कार्रवाई का आग्रह किया था। समुद्र में भारत की ताकत को और मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पनडुब्बी खंदेरी को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने इसे भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया। इसके बाद खंदेरी पनडुब्बी को वॉर जोन में जगह दी जाएगी। ये कलवरी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये पानी के नीचे और सतह पर दुश्मन का हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। राष्ट्रपति पद की शपथ से 9 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जहां उन्होंने हैकिंग पर 90 दिन में विस्तृत रिपोर्ट जारी करने का वादा किया, वहीं ओबामा केयर को हटाने की घोषणा भी कर दी। साथ ही ये भी साफ किया कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो कारोबार में किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे।
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की कथित हैकिंग के पीछे रूस का हाथ होने की बात मानी है। जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उन दस्तावेजों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया जिसमें कहा गया है कि रूस के पास उनके खिलाफ आपत्तिजनक जानकारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप प्रशासन के अंदर रूस का अमेरिका के प्रति सम्मान और बढ़ेगा। If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability, because we have a horrible relationship with Russia. Russia can help us fight ISIS, which, by the way, is number one tricky. ट्रंप ने मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के वादे को भी दोहराया और कहा कि इस पर आने वाला खर्च भी मेक्सिको को ही उठाना होगा। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अमेरिका सबसे ज्यादा नौकरी पैदा करने वाला देश बनेगा। साथ ही राष्ट्रपति बराक ओबामा की हेल्थ केयर पॉलिसी ओबामा केयर को हटाने की घोषणा भी की। उन्होंने अपना कारोबार दोनों बेटों के हवाले करने का भी ऐलान किया और कहा कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो बिजनेस से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। शिमला जिले में ठंड से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान के चुरू में पारा 0 से नीचे रहा। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन से जारी बर्फबारी से कई जगहों पर बिजली और पानी अभी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। शिमला जिले में ठंड से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को यहां पारा 0 से 3.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं मनाली में तापमान -6.6 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। तारीख से हिमाचल प्रदेश में हल्की से दरमियानी स्नोफॉल होने की उम्मीद है। 15 और 16 तारीख को हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड स्नोफॉल हो सकता है और कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल होने की भी उम्मीद है। में भी सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के चूरू में पारा 0 से 3.3 डिग्री नीचे और अलवर में 0.5 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ठंड से लोग बेहाल हैं। खाली पड़ी है, छुट्टी कर देनी चाहिए। डीएम सर को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी और सभी को लग रही है वैसे तो ठंड, पर छुट्टी कर देनी चाहिए डीएम सर। कोहरे का बुरा असर हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से पहुंची, वहीं 8 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश आज स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व और शांति के भारतीय दर्शन के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाया था। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। Fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद का ये वही संदेश है जिसके जरिए उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप का दिल जीत लिया था। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के बाद वे आध्यात्मिकता की ओर चल दिए। 25 साल की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महासमाधि ले ली। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के जरिए भारतीय संस्कृति के विश्व बंधुत्व और मानव सेवा के मूल्यों को दुनिया भर के लोगों के बीच पहुंचाने में अहम योगदान दिया। विवेकानंद युवा भारत के प्रतीक के तौर पर भी जाने जाते हैं।
युवाओं के बीच उनके विचार बेहद लोकप्रिय हैं। आतंक और हिंसा से कराह रही दुनिया में शांति और अमन के उनके संदेश की प्रासंगिकता आज के परिदृश्य में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी की आज पुण्यतिथि है। अमरीश पुरी को अभिनय की किसी एक विधा में बांधना मुश्किल है। एक तरफ जहां उन्होंने निशांत और जुनून जैसी कला फिल्मों में अपना लोहा मनवाया, तो मलयालम, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। इस दिग्गज खलनायक को याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। नागर की जगह हासिल करने के लिए जेब में पैसे नहीं, बाजुओं में ताकत चाहिए। रौबीला चेहरा, औकात से बढ़कर बड़ी बड़ी आंखें और दमदार आवाज और उस पर शानदार गेटअप, इन्हीं खूबियों के जरिए अमरीश पुरी ने फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई। ABCD करके 18 सेक्शन है, सेक्रेटेरिएट में मिलता है। 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से करियर की शुरुआत की। हरामखोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में हिजड़ों की तरह। आज तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो शोभराज। तुम्हारे कागजात और तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरे हाथ में। मोगेम्बो। खुश हुआ। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया अमरीश पुरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और मोगेम्बो का किरदार अमरीश पुरी की पहचान बन गया। आदमी दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए। हॉलीवुड के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने खलनायक के रूप में काली के भक्त का किरदार निभाया। बलि मांगती काली मां, मुक्ति देगी काली मां। काली मां, काली मां। 2006 में आई कच्ची सड़क उनकी आखिरी फिल्म रही। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक महान फिल्मी खलनायक के तौर पर अमरीश पुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। और अब आखिर में हेडलाइंस। राजनीतिक पार्टियों को आयकर से छूट के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बताया सरकार का नीतिगत मामला, कहा नहीं होता संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर नोटबंदी से जुड़े अहम दस्तावेज हटाने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी कर रही है डर की राजनीति, सरकार ने किया जन समर्थन का दावा। सहारा बिरला डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री को राहत। कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी मुद्दा। याचिका खारिज होने को आम आदमी पार्टी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। तिरंगे के अपमान पर अमेजॉन कनाडा को सख्त चेतावनी। भारत ने कहा बिना शर्त मांगे माफी, नहीं तो रद्द होगा वीजा। बाजार से उत्पाद वापस लेने की मांग। सर्द हवाओं की चपेट में उत्तर भारत। शिमला में ठंड के चलते अब तक 10 की मौत। अगले 4 दिन में भारी बर्फबारी का अनुमान। दिल्ली में 2.3 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।